कल्पना कीजिए कि आपको प्यास लगी है और पानी पीने के लिए आपको पहले किसी से लिखित अनुमति लेनी पड़े। हम्म, ये तो बहुत ही अजीब बात है। बिल्कुल। या फिर सोचिए कि अपने काम की जगह पर जो निर्धारित यूनिफॉर्म है, उसे पहनने में अगर 10 मिनट की जगह अब 12 मिनट लग जाएं, तो आपको सीधा नौकरी से निकाल दिया जाए। सुनने में तो ये किसी पुरानी सदी के सख्त जेलखाने की कहानी लगती है। मतलब आज के जमाने में ऐसा कौन सोच सकता है? है ना? लेकिन असल में ये 2026 की आज की सच्चाई है और ये सब उस डिवाइस को बनाने के लिए हो रहा है जिस पर शायद हमारी ये चर्चा सुनी जा रही है। जी बिल्कुल। तो आज के हमारे इस गहराई से किए गए विश्लेषण का विषय यही है, भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स और स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग की वो छिपी हुई दुनिया जो इस ठंडी चमचमाती स्क्रीन के पीछे अक्सर छिप जाती है। और इस विषय की तह तक जाने के लिए हमने कुछ बहुत ही अलग-अलग जगहों से जानकारी जुटाई है। मतलब कारखाने के अंदर काम कर चुके एक व्यक्ति के सीधे अनुभवों से लेकर हाल ही में सड़कों पर हुए हिंसक प्रदर्शनों की न्यूज़ रिपोर्ट्स हमने देखी हैं। हाँ, मैंने भी वो रिपोर्ट्स देखी थी। इसके अलावा जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय यानी जेएनयू का स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स पर किया गया एक शोध है और एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स पर पीयूडीआर की एक बहुत ही विस्तृत रिपोर्ट है। इन सब को हमने एक साथ रखा है। तो हमारा मुख्य मकसद क्या है आज? हमारा मकसद ये समझना है कि जिस सस्ते और बेहतरीन इलेक्ट्रॉनिक्स की मांग हमेशा रहती है, उसकी असली कीमत सप्लाई चेन में कहाँ और कौन चुका रहा है। ठीक है, चलिए इसे थोड़ा गहराई से समझते हैं, क्योंकि एक तरफ तो हम तकनीकी तरक्की का जश्न मनाते हैं, लेकिन पर्दे के पीछे से बनाने वालों की कहानी कुछ और ही है। शुरुआत करते हैं उस जगह से जहां ये फोन असल में असेंबल होते हैं, यानी कारखाने का फर्श। जी। मैंने हाल ही में ग्रेटर नोएडा के विवो प्लांट में काम कर चुके एक पूर्व कर्मचारी की रेडिट पोस्ट पढ़ी। उस व्यक्ति ने वहां मैनेजमेंट लेवल पर काम किया था, लेकिन प्रोडक्शन लाइन का जो दृश्य उसने खींचा है ना, वो वाकई रोंगटे खड़े कर देने वाला है। अगर हम इसे बड़े नजरिए से देखें तो उस प्रोडक्शन फ्लोर पर एक साथ 6,000 से 8,000 लोग काम कर रहे होते हैं। बाप रे, एक ही फ्लोर पे? हाँ, और सबसे पहली चीज जो ध्यान खींचती है वो है काम का अकल्पनीय दबाव। उस पोस्ट के मुताबिक 8 घंटे की जो रेगुलर शिफ्ट होती है उसके ऊपर 3 घंटे का ओवरटाइम अनिवार्य रूप से थोपा जाता है। अनिवार्य मतलब आप मना नहीं कर सकते? बिल्कुल नहीं, मतलब 11 से 12 घंटे आपको लगातार काम करना ही है और अंदर का माहौल पूरी तरह से नियंत्रित होता है। नियंत्रित कहना तो शायद बहुत छोटा शब्द होगा। मैंने पढ़ा कि वहां अपना कोई भी पर्सनल सामान ले जाने की सख्त मनाही है। जी, फोन, चाबियां सब कुछ बाहर लॉकर में रखना होता है। हाँ, और जो ईएसडी किट होती है, यानी वो इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्चार्ज से बचाने वाला एप्रन, एक विशेष टोपी और चप्पल, उसे पहनने की प्रक्रिया ही अपने आप में एक बहुत बड़ा संघर्ष है। वर्कर को 3 लेयर की सिक्योरिटी चेकिंग से गुजरना होता है। और इसमें काफी समय लगता होगा। एग्जैक्टली इस पूरी प्रक्रिया में कम से कम 10 से 15 मिनट लग जाते हैं। अब सोचिए, अगर किसी को सिर्फ 40 मिनट का लंच ब्रेक मिला है, तो उसमें से आधा समय तो सिर्फ कपड़े बदलने और चेकिंग में ही निकल गया। तो उनके पास खाने के लिए मुश्किल से 15-20 मिनट बचते होंगे। वही तो, कई बार वर्कर सिर्फ 2 निवाले खाकर भागते हैं ताकि अपनी लाइन पर समय से पहुंच सकें, वरना पेनल्टी लग सकती है। और जब वो लाइन पर पहुंचते हैं तो वहां की जो गति है वो इंसानी क्षमता को चुनौती देती है। हर मिनट 5 से 6 डिवाइस को हैंडल करना होता है। 5 से 6 डिवाइस एक मिनट में? जी हाँ, यानी प्रति घंटे लगभग 320 फोन का टारगेट होता है। अरे बाप रे, ये तो एक ऐसे हाई स्पीड ट्रेडमिल की तरह हो गया जिस पर कोई दौड़ तो रहा है लेकिन चाहकर भी उतर नहीं सकता, और अगर 1 सेकंड के लिए भी रुके तो सीधा मुंह के बल गिरना तय है। बिल्कुल सही तुलना है ये। वहां अपनी जगह से हिलने तक की मनाही होती है। मूवमेंट पास के बिना तो वॉशरूम जाना या पानी पीना भी संभव नहीं है। लेकिन यहाँ मेरे मन में एक सवाल आता है, मतलब अगर हालात इतने ही खराब हैं, शरीर और दिमाग दोनों पर इतना भारी दबाव है, तो ये वर्कर ये नौकरी छोड़ क्यों नहीं देते? ये बहुत लाजमी सवाल है। कोई भी इंसान इस तरह की कैल में क्यों रहना चाहेगा? ये बाहर से देखने पर बहुत सीधा सवाल लगता है, लेकिन इसका जवाब उन कंपनियों की बढ़ती रणनीति में छिपा है। अच्छा, वो कैसे? अगर हम पीयूडीआर की उस विस्तृत रिपोर्ट और रेडिट पोस्ट के पैटर्न को जोड़कर देखें तो एक बहुत ही सोची समझी व्यवस्था नजर आती है। मैनेजमेंट जानबूझकर कारखाने के आसपास रहने वाले स्थानीय लोगों को काम पर रखने से बचता है। तो वो लोग कहाँ से आते हैं? वे हजारों किलोमीटर दूर जैसे बिहार, उड़ीसा या झारखंड से प्रवासी मजदूरों को काम पे लाते हैं।
मतलब वो लोग जो पहले से ही अपने घर और परिवार से कटे हुए हैं। ठीक यही बात है। जब एक प्रवासी मजदूर इतनी दूर आता है तो वो आसपास के कस्बों में किराए का कमरा लेता है। वो पहले ही कमरे का एडवांस किराया दे चुका होता है। घर पैसे भेजने का दबाव होता है। उनके पास कोई लोकल सपोर्ट सिस्टम नहीं होता। बिल्कुल, उनके पास कोई स्थानीय नेटवर्क नहीं होता। ये जो आर्थिक और लॉजिस्टिकल मजबूरी है ना, ये उन्हें उस व्यवस्था में फंसा देती है। समझ गया। वे तुरंत नौकरी नहीं छोड़ सकते क्योंकि उनके पास कोई प्लान बी या वापस जाने का किराया तक नहीं होता होगा कई बार। जी, और स्थानीय लोगों को न रखने का एक और बड़ा कारण ये है कि वे जल्दी एकजुट होकर यूनियन बना सकते हैं। हाँ, लोकल लोगों का नेटवर्क मजबूत होता है, वो तुरंत विरोध कर सकते हैं। एग्जैक्टली। प्रवासी मजदूरों को एकजुट होने में समय लगता है और मैनेजमेंट किसी भी कीमत पर यूनियन नहीं बनने देना चाहता। जब हम यूनियन को रोकने की बात करते हैं तो मुझे उस पीयूडीआर रिपोर्ट का वो हिस्सा याद आता है जो वाकई दिमाग घुमा देने वाला है। आप 2016 के एलजी ग्रेटर नोएडा प्लांट वाले मामले की बात कर रहे हैं ना? हाँ, वहाँ करीब 650 वर्करों ने 10 दिन तक फैक्ट्री पर कब्जा कर लिया था या काम रोक दिया था। यहाँ जो बात सबसे हैरान करने वाली है वो ये है कि उस प्लांट में 19 साल से कोई यूनियन थी ही नहीं। 19 साल? जी, इतने सालों तक कोई भी सामूहिक सौदेबाजी या कलेक्टिव बार्गेनिंग नहीं हुई। फिर 2016 में जब आखिरकार वर्करों ने हिम्मत जुटाई और 11 लोगों को अपना प्रतिनिधि चुनकर यूनियन बनाने की प्रक्रिया शुरू की, तो मैनेजमेंट ने एक बहुत ही चालाक चाल चली। उन्होंने उन्हें नौकरी से निकाल दिया? नहीं, मैनेजमेंट ने उन्हें नौकरी से निकालने के बजाय रातों रात उन 11 यूनियन नेताओं को सुपरवाइजर के पद पर प्रमोट कर दिया। एक मिनट रुकिए, प्रमोट कर दिया मतलब उन्होंने वर्करों को शांत करने के लिए उन्हें ऊंचे पद दे दिए। देखने में तो ये एक अच्छा कदम लगता है। इसमें विवाद कैसा? विवाद इसके पीछे छिपे तकनीकी पेच में है। तकनीकी पेच? हाँ, भारतीय श्रम कानून, खासकर यूपी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट को अगर देखें तो उसमें स्पष्ट लिखा है कि जो व्यक्ति सुपरवाइजर या प्रबंधकीय भूमिका में है वो कानूनी रूप से कामगार यानी वर्कमैन की श्रेणी में नहीं आता। अरे, और अगर आप वर्कमैन नहीं हैं तो आप किसी लेबर ट्रेड यूनियन का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकते। वाह! मतलब उनका वेतन नहीं बढ़ाया गया, उनके काम करने का तरीका नहीं बदला गया, बस कागजों पर एक ठप्पा लगा दिया गया कि आज से आप सुपरवाइजर हैं। बिल्कुल। और इस एक शब्द ने उनसे उनका कानूनी अधिकार छीन लिया। क्या किसी लेबर कोर्ट या श्रम विभाग ने इस पर कोई सवाल नहीं उठाया? देखिए, इस तरह के मामलों में कागजी कार्रवाई इतनी पक्की होती है कि अदालत में इसे साबित करना बहुत लंबी और थकाऊ प्रक्रिया बन जाती है, और तब तक यूनियन का जो मोमेंटम होता है वो खत्म हो चुका होता है। ये तो कानून का इस्तेमाल करके कानून को ही बेअसर करने का एक क्लासिक तरीका है। ये वाकई चौंकाने वाला है। और सिर्फ यही नहीं, इसी रिपोर्ट में प्रोडक्शन लाइन की गति का भी जिक्र है। हाँ, जिसे तकनीकी भाषा में टैक्ट टाइम कहते हैं, है ना? मैंने पढ़ा था कि कैसे ऑटोमेशन का इस्तेमाल वर्करों को और तेज काम करने पर मजबूर करने के लिए किया जा रहा है। जी, बताया गया है कि फ्रिज का जो कंप्रेसर पहले 5 सेकंड में असेंबल होता था, मैनेजमेंट ने उसका समय घटाकर 3 सेकंड कर दिया। अब देखिए, 5 सेकंड से 3 सेकंड सुनने में सिर्फ 2 सेकंड का फर्क लगता है, लेकिन एक वर्कर के शरीर पर इसका क्या असर होता है? इसे ऐसे समझिए, जब कोई व्यक्ति 10 या 12 घंटे की शिफ्ट में काम कर रहा है तो वो 2 सेकंड ही उसकी मांसपेशियों को आराम देने का एकमात्र समय होता है। 5 सेकंड और शायद एक लंबी सांस ले सकता था। हाँ, या एक बार अपनी गर्दन सीधी कर सकता था। जब समय 3 सेकंड कर दिया जाता है तो शरीर एक मशीन के पुर्जे की तरह लगातार एक ही मोशन में फंसा रहता है। इंसान को खुजली करने तक का समय नहीं मिलता। ये तो बहुत ही खतरनाक है। मतलब ऑटोमेशन वर्कर की मदद नहीं कर रहा, बल्कि उससे मशीन की रफ्तार से काम करवा रहा है। और सिर्फ काम की रफ्तार ही नहीं बढ़ाई जा रही है, बल्कि उनका समय भी चुराया जा रहा है। समय चुराया जा रहा है? कैसे? इन फैक्ट्रियों में अनपेड वर्क का एक बहुत बड़ा ढांचा काम करता है। मतलब शिफ्ट शुरू होने से पहले आकर लाइन सेट करना, ब्रेक में जल्दी वापस आना या शिफ्ट खत्म होने के बाद सफाई करना। अच्छा, और इसका पैसा नहीं मिलता? बिल्कुल नहीं। हर दिन एक वर्कर से 25 से 40 मिनट का अतिरिक्त काम लिया जा रहा है, जिसका उसे कोई पैसा नहीं मिलता। 25 से 40 मिनट हर दिन? और रिपोर्ट में एक बहुत ही दिलचस्प गणना की गई है। इस बिना पैसे वाले एक्स्ट्रा टाइम में इतना ज्यादा उत्पादन हो जाता है कि पूरी कंपनी के जितने भी डब्ल्यू ग्रेड यानी वर्कमैन श्रेणी के कर्मचारी हैं, उनकी पूरी सैलरी का खर्च सिर्फ इसी अनपेड टाइम की कमाई से निकल आता है। सीरियसली?
ये तो मुनाफे को अधिकतम करने का एक बिल्कुल ही अलग लेवल है। यानी वर्करों की अपनी सैलरी तो उनके ही फ्री के काम से निकल रही है। जी, मुनाफे की इस पूरी गणित को समझने के लिए हमें कारखाने की दीवारों से बाहर निकलकर ग्लोबल वैल्यू चेन को देखना होगा। हाँ, वो एलजी वाला उदाहरण है ना, जहां वो भारतीय वर्करों को कोरिया भेजते हैं। बिल्कुल। एलजी अपने कुछ चुनिंदा भारतीय वर्कर्स को ट्रेनिंग के नाम पर साउथ कोरिया भेजता है, लेकिन वहां उनसे बिल्कुल वही काम करवाया जाता है जो वे भारत में कर रहे थे। तो इसमें समस्या क्या है? अंतर्राष्ट्रीय एक्सपोजर तो अच्छी बात है ना? ठीक उसके बगल में वही काम करने वाले कोरियाई वर्कर को महीने के लगभग 1.5 लाख रुपए मिलते हैं 1.5 लाख रुपए? और हमारे वर्कर को वही 10-15 हजार। और इतना ही नहीं, कोरियाई वर्कर हफ्ते में 5 दिन काम करता है। और सबसे अहम बात, उसे बैठकर काम करने की सुविधा दी जाती है। जबकि भारतीय वर्करों के लिए अपनी ही देश की फैक्ट्रियों में लगातार खड़े रहना अनिवार्य है। एक ही काम, एक ही कंपनी, लेकिन इतना भारी भेदभाव, ये कैसे संभव है? ये ग्लोबल वैल्यू चेन का सीधा नतीजा है। आज के समय में एप्पल या एलजी जैसे बड़े ब्रांड्स मुनाफे का सबसे बड़ा हिस्सा अपने पास रखते हैं। मतलब डिजाइन और मार्केटिंग के नाम पर। हाँ, उदाहरण के लिए अगर एक स्मार्टफोन की कीमत $500 है, तो उसके सारे पुर्जों को जोड़ने यानी असेंबली की कीमत मुश्किल से $60 होती है। वेट, व्हाट? $500 के फोन में असेंबली सिर्फ $60? जी, और ब्रांड्स भारत या वियतनाम जैसे देशों में सिर्फ इसलिए आते हैं क्योंकि यहाँ श्रम सस्ता है। अगर यहाँ भी कोरिया जैसी सैलरी या सुविधाएं देनी पड़े तो वो तुरंत अपना काम किसी और देश में शिफ्ट कर देंगे। ये तो एक ऐसी वैश्विक दौड़ है जिसमें जीतने वाला असल में सबसे ज्यादा हारता है। और ये सिर्फ भारत की कहानी नहीं है। मैंने फॉक्सकॉन के बारे में पढ़ा था। हाँ, जो एप्पल के लिए फोन बनाती है। बिल्कुल। 2014 में चीन के फॉक्सकॉन प्लांट में शू लेजी नाम के एक युवा वर्कर ने आत्महत्या कर ली थी। उसकी एक कविता है जिसकी एक पंक्ति है, मैं खड़ा खड़ा सो जाता हूं। वो बहुत ही दिल दहला देने वाली कविता है। हाँ, ये दिखाता है कि भाषा और भूगोल भले ही अलग हो, लेकिन इस ग्लोबल इंडस्ट्री की सच्चाई हर जगह एक जैसी है। और ये अमानवीय व्यवस्था इस सिस्टम का कोई साइड इफेक्ट नहीं है, बल्कि ये सिस्टम का डिजाइन ही ऐसा है। लेकिन यहीं पर मैं थोड़ा उलझ जाता हूँ। मतलब अगर कोई विदेशी कंपनी हमारे देश में काम कर रही है, तो उसे हमारे कानून मान्य होंगे ना? क्या हमारे देश के लेबर लॉ इन वर्करों को नहीं बचा सकते? इसी उलझन को सुलझाने के लिए हमें जेएनयू के जयवीर सिंह का वो शोध देखना होगा। अच्छा, वो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स यानी एसईजी वाला रिसर्च। जी, सरकार मेक इन इंडिया के तहत एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए कंपनियों को आकर्षित कर रही है। इससे एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है कि ये जोन्स असल में काम कैसे करते हैं। तो क्या एसईजेड में श्रम कानून लागू ही नहीं होते? नहीं, कानून कागज पर तो बिल्कुल वैसे ही हैं, लेकिन उनका कार्यान्वयन यानी इम्प्लीमेंटेशन बदल दिया गया है। मतलब? जो शक्तियां पहले लेबर कमिश्नर के पास होती थीं, वे अब एसईजी के डेवलपमेंट कमिश्नर को सौंप दी गई हैं। एक मिनट, और डेवलपमेंट कमिश्नर का मुख्य काम क्या होता है? उनका मुख्य काम है उस क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा निवेश लाना और कंपनियों को सुविधाएं देना। अरे, ये तो बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसे लोमड़ी को मुर्गियों के दरबे की रखवाली का काम दे दिया जाए। जिस अधिकारी का काम कंपनियों से निवेश लाना है, वो मजदूरों की शिकायत कैसे सुनेगा? यही इस शोध का मुख्य बिंदु है। इसके अलावा इन फैक्ट्रियों को अक्सर पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज घोषित कर दिया जाता है। उससे क्या होता है? उससे वर्कर्स के लिए कानूनी तौर पर हड़ताल करना लगभग असंभव हो जाता है और कंपनियों को सेल्फ सर्टिफिकेशन की छूट दे दी गई है। मतलब कंपनी खुद ही लिख कर दे देती है कि सब कुछ ठीक चल रहा है, कोई चेकिंग नहीं? बिल्कुल, लेबर इंस्पेक्टर अंदर नहीं जा सकता। अब सोचिए, जब सिस्टम के अंदर दबाव कम करने का कोई कानूनी रास्ता नहीं बचता, तो क्या होता है? तो गुस्सा सड़कों पर उतर आता है, जैसे एक बॉयलर फट जाता है। और बिल्कुल यही हमने अप्रैल 2026 में देखा। हाँ, वो नोएडा के हिंसक प्रदर्शन। इकोनॉमिक टाइम्स और इंडिया टुडे जैसी रिपोर्ट्स में साफ बताया गया कि 13 अप्रैल 2026 को क्या हुआ, जब सहन शक्ति की सारी हदें पार हो गई। उन प्रदर्शनों का मुख्य कारण न्यूनतम मजदूरी था। हरियाणा में सरकार ने न्यूनतम मजदूरी बढ़ाकर 19,000 रुपए कर दी थी। और उत्तर प्रदेश में? यूपी में, जहां नोएडा है, ये अभी भी लगभग 13,000 रुपए थी। इस भारी अंतर ने आग में घी का काम किया। और ये आग बहुत तेजी से फैली। नोएडा के फेज 2, हौजरी कॉम्प्लेक्स और सेक्टर 60 से लेकर 84 तक हजारों वर्कर काम छोड़कर बाहर आ गए। स्टॉन्च इलेक्ट्रॉनिक्स और फरीदाबाद में मदरसन कंपनी का भी जिक्र था रिपोर्ट्स में। जी, स्थिति बहुत जल्दी बेकाबू हो गई थी। वहां गाड़ियां जलाई गईं, भारी पथराव हुआ। दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर इतना भयंकर ट्रैफिक जाम लग गया कि सब कुछ ठप हो गया। और एक महिला वर्कर को गोली लगने की घटना भी हुई थी ना? हाँ,
उस घटना ने स्थिति को और ज्यादा हिंसक बना दिया था। इन सबके बाद प्रशासन को तो जागना ही था। गौतम बुद्ध नगर की डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट मेधा रूपम ने कुछ नए नियमों का ऐलान किया। हाँ, मैंने पढ़े वो नियम। जैसे ओवर टाइम का डबल पैसा मिलना चाहिए, साप्ताहिक छुट्टी अनिवार्य है, हर महीने की 10 तारीख तक सैलरी देनी होगी और यौन उत्पीड़न रोकने के लिए महिला के नेतृत्व में आंतरिक समिति बनाना। एक नया कंट्रोल रूम भी बनाया गया है। देखिए, ये कदम फौरी तौर पर राहत देने वाले जरूर हैं, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या ये नियम उस गहरी और ढांचागत समस्या को सुलझा पाएंगे? आप SEZ कानूनों और ग्लोबल वैल्यू चेन की बात कर रही हैं। बिल्कुल। वो सिस्टम जो बना ही मुनाफे के लिए है, क्या एक जिले के प्रशासन के नियम उसे बदल पाएंगे? या ये सिर्फ एक बैंडेड की तरह है जो कुछ समय के लिए घाव को छिपा लेंगे? ये एक बहुत ही वैलिड पॉइंट है। मतलब जड़ की बीमारी का इलाज अभी भी नहीं हुआ है। बिल्कुल नहीं। तो इस पूरी चर्चा को समेटते हुए सुनने वालों के लिए यहाँ एक सोचने पर मजबूर करने वाला विचार है। हम अक्सर ऑनलाइन सेल्स का इंतजार करते हैं, है ना? जी, सब करते हैं। तो जब भी हम किसी सेल में सस्ता और फास्ट गैजेट खरीदते हैं तो क्या हम अनजाने में ही सही दुनिया भर में इंसानी गरिमा यानी ह्यूमन डिग्निटी को दांव पर लगाने वाली इस होड़ को स्पॉन्सर कर रहे हैं? ये सोचने वाली बात है ना? अगली बार जब आप अपना स्मार्टफोन अनलॉक करें तो उस ठंडी स्क्रीन के पीछे की इस गर्म और दर्दनाक सच्चाई पर जरूर विचार कीजिएगा। हमारी इस गहन चर्चा में आज इतना ही। जुड़ने के लिए शुक्रिया।